नमस्कार, धूमिल पांडुलिपि में आपका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी के अंतर्गत आज सुनिए भाभी उपन्यास का 5वां अध्याय। इसके आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मजली भाभी में अवस्था के अतिरिक्त और किस बात की कमी है यह तो मैं नहीं जानती और जान शायद जल्दी ना सकूं, परंतु उनमें अपने सतत्वों और अधिकारों की रक्षा की विचित्र क्षमता है, यह मानना ही पड़ेगा। बड़ी भाभी से जिस प्रकार उन्होंने सारे अधिकार ले लिए वह एक नाटकीय कौशल से कम नहीं, परंतु उसके संबंध में कुछ ना कुछ अनुमान स्थिर किए जा सकते हैं। लेकिन आज अचानक सुधा को छोटी भाभी से छीन लेकर तो उन्होंने हद ही कर दी। बड़ी भाभी के जाते समय उधर शूल के कारण छोटी भाभी ना आ सकी थी, शायद इसलिए आज वे चढ़ते दिन ही आ पहुंची। भैया देवधर गांव पर गए और वे सुधा को लेकर इधर चली आई। छोटी भाभी के चेहरे पर तो ऐसी कोई झलक नहीं थी जिससे माना जा सके कि वे यह पता लगाने आई होंगी कि बड़ी भाभी किस प्रकार घर से विदा हुई थी, परंतु मेरे पापी मन में एक बार ऐसा विचार भी उठा और तब क्षण भर के लिए छोटी भाभी का ज्वलंत व्यक्तित्व मेरे मन के अंदर निष्प्रभ हो गया। किंतु उनसे क्षण भर बात करके तथा उनके निष्कपट हृदय की झलक ज्यों की त्यों पाकर मेरा मन गदगद हो गया। जी हुआ कि अपने अनंतर की तमाम दुर्भावनाओं को उगल दूं और उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगूं, लेकिन इतना साहस ना कर सकी। छोटी भाभी अपनी नई जेठानी के प्रति ठीक ठीक ही थी। दोनों में घर गृहस्थी पर जब घंटों चर्चा चलती और सौहार्द प्रदर्शित होता रहा तो अल्प परिचय की खाई भी भर गई। कम से कम मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हुआ, पर भगवान जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे जो बात जैसी प्रतीत होती है वह ठीक उसके विपरीत होती है। आज भी वैसा ही हुआ। संध्या से पहले ही जब छोटी भाभी जाने को उठी और सुधा की तलाश करने लगी, जिसे मैंने अपने कमरे में थपकी दे देकर सुला दिया था, उसी समय मझली भाभी ने बिना किसी संकोच के कहा, बहू सुधा वहां तो ना रह सकेगी, मैं तो आज खुद ही उसे बुला भेजने वाली थी। छोटी भाभी का चेहरा निष्प्रभ हो गया, परंतु उन्होंने अपने को संभाल कर कहा, लेकिन वह तो मेरे से हिल गई है, वह यहाँ एकाएक तो रह नहीं सकेगी। मझली भाभी, इसकी चिंता मत करो, मैं भी रखना जानती हूँ। माता के पास लड़की ना रहे, चाची के पास रहे, दुनिया इसका क्या मतलब लगाएगी। मुझे दुनिया की बातों से मतलब नहीं, छोटी भाभी ने कहा। तुम्हें ना हो मुझे तो है, परंतु एकदम वह कैसे रह जाएगी। रह जाएगी कह जो रही हूँ, और इसकी चिंता तो तुम्हें ना होकर मुझे होनी चाहिए। पर यूँ अचानक कैसे छोड़ जाऊँ? तो क्या किसी लिखा पढ़ी की जरूरत होगी? किसी की लड़की को उसके माँ बाप के पास छोड़ जाने में तो ऐसी किसी बात की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। छोटी भाभी खींच कर बोली, ऐसी बात है तो रख सकती हो, ऐसे वह मुझे कौन सनात करती है, दिन भर काम ही बढ़ाती है। हाँ हाँ ठीक तो है, ऐसे भार को क्यों रखना। छोटी भाभी, नहीं रखूंगी। इस कथन में उनका स्वर कांप रहा था। मझली भाभी उसी भांति निरपेक्ष भाव से बोली, अच्छी बात है, जाकर उसके कपड़े भिजवा देना। भिजवा दूंगी कहकर छोटी भाभी चलने लगी। छल छलाई हुई आंखें मेरी ओर करके मुझसे विदा लेने का भी उन्हें साहस न हुआ। मेरी अवस्था उनसे भी अधिक दयनीय थी। वे यदि मेरी ओर देख लेती तो मैं अपना सिर उनकी छाती में गड़ा देती और उमड़ रहे अश्रु प्रभा को बहने के लिए खुला छोड़ देती। देवरानी जेठानी के संभाषण में एक शब्द भी मुंह से न निकालकर मैं अपनी निरपेक्षता को प्रदर्शित कर रही थी, परंतु हृदय भीतर से अस्थिर हो रहा था। संध्या समय श्रीधर भैया घर लौटे और उधर सुधा ने मेरे कमरे में से रोना आरंभ किया, भाभी भाभी ऊं, और मैं जानबूझकर बैठी रही। वे माता के अधिकार को जताने वाली जाकर किस प्रकार उसे छुपाती है यही तो देखना था, परंतु मझली भाभी ने जैसे सुना ही नहीं, वे साग छौंकने में ही लगी रही। भैया ने किसी को की और संबोधन किए बिना ही पूछा, ओह आज तो सुधा रानी की बांग सुनाई पड़ रही है, तो क्या इतने दिन अपनी भाभी के पास रहकर भी ताल स्वर में रोना नहीं सीख पाई? यह तो बड़ी बेसुरी आलाप है। मझली भाभी ने कुछ धीरे धीरे कहा, पर क्या कहा यह मैं सुन न सकी, ना भैया श्रीधर ही सुन पाए। भैया ने शायद समझा था कि छोटी भाभी भी आई हैं और घर में ही कहीं होंगी, इसलिए वे फिर कहने लगी, अरे सुधा चुप क्यों नहीं रहती पगली, तू नहीं जानती कि रो रोकर तू खुद बदनाम नहीं होती, अपनी भाभी को भी बदनाम करती है। सुधा को इससे क्या प्रयोजन, वह तो उसी तरह भाभी भाभी की रट लगाई थी। भैया बोले, अच्छा भाई सुधा रानी की भाभी किधर है, वे उसे लेती क्यों नहीं? पर छोटी भाभी तो थी ही नहीं। इस पर मझली भाभी खुद उठकर गई और सुधा को मनाने लगी, परंतु वह क्यों कर मानती, वह तो उनकी गोद में ही ना आती थी, भाभी भाभी कहकर रोती ही जाती थी। भैया ने पूछा, तो क्या देवधर की बहू नहीं आई?
अब मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने कहा वे तो चली गई और सुधा को यहीं छोड़ गई। मजली भाभी, लड़कियां किसे सनात करती हैं, उन्हें भी अगर वह भार हो रही हो तो कौन अचरज। मैं नहीं जानती क्यों मेरे भीतर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। मैंने आवेश में आकर चिल्लाते हुए कहा, क्या कहती हो मजली भाभी? उनसे इस तरह सुधा को छीनकर अब उन्हीं ऊपर दोषारोपण कर रही हो? तो क्या सुधा को छीन लेने का मुझे अधिकार नहीं है? हो सकता है, हो सकता है, पर किसी निरपराध पर अपराध थोपने का अधिकार किसी को नहीं। तो क्या उन्होंने ये शब्द नहीं कहे? तुम्हारे कहलवाने से कहे हैं। हाँ? भैया अब तक चुप खड़े रहे थे। इस अचानक बोलचाल के लिए तैयार न थे। बोले, यह सब क्या हो रहा है? हंसते खेलते घर को कला के कीचड़ में डुबा देने का यह ढंग अच्छा नहीं मालूम होता। यह दूसरी बार मैं देख रहा हूँ। भाभी, मुझे मेरे घर भेज दो, घर कीचड़ में डूबने से बच जाएगा। भैया कुछ नहीं बोले। सुधा इस हल्ले गुल्ले में सहम गई थी। वह कुछ कुछ चुप हो गई। अब फिर भाभी भाभी करने लगी। मछली भाभी की गोद से वह नीचे उतर आई और मेरी ओर दौड़ चली, परंतु भाभी ने उसे जोर से पकड़े रखा। मैं उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं से थोड़ी देर में सुन पड़ा कि भैया देवधर सुधा के कपड़े पहुंचाने आए हैं। भाभी ने कपड़े ले लिए। मझले भैया बोले, कपड़े तो मंगवा लिए, पर सुधा यहाँ रहेगी कैसे? वो तो भाभी भाभी चिल्ला रही है। मझली भाभी, तो तुम लौटा दो, मैं तो मंगाने के लिए भूल कर ही बैठी। हाँ भैया देवधर, मैं कहता हूँ तुम ले जाओ, सुधा को भी ले जाओ, वह यहाँ रोते रोते मर जाएगी। देवधर, नहीं रोएगी क्यों? जब रोएगी तभी बुला लेंगे, कौन दूर है। कहकर वे चले गए। मझले भैया भी चुप हो गए। भाभी सुधा को बहलाने की भरसक चेष्टाएं करती रही, पर वह कलमुही थी कि चुप ही ना होती थी। आखिर उन्हें गुस्सा आ गया और चिढ़कर उन्होंने 2-4 हल्के हल्के तमाचे उसके गालों पर जड़ दिए। इस तरह उसे भयभीत करके दोनों एक ही चारपाई पर सो गए। वे अपने को सदा ही अलग रखती थी, पर आज वैसा न कर सकी। मैं अपने को सदा ही अलग रखती थी, पर आज ऐसा ना कर सकी। मजली भाभी इससे कुछ चकित अवश्य हुई, किंतु उन्होंने फिर विशेष कुछ ना कहा, तो मैं भी अपने को असफल समझ रही हूँ। इसी उमंग में उठकर मैं मजले भैया के पास जाकर भोजन कर लेने का आग्रह करने लगी। उन्होंने शायद आज का रंग ढंग देखकर निराहार रहना ही तय किया था। मेरे अनुरोध में उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया और भोजन करने का नाटक करना पड़ा, पर क्या सचमुच वे कुछ खा सके? भोजन के समय उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा भी नहीं। रात को जब एक बार फिर सुधा ने रोना शुरू किया और चुप ना होने पर मजली भाभी ने खींचना शुरू किया, तो वे झल्लाकर बोले, एक दिन तो हंसी खुशी से रख लेती। भाभी को भी आवेश आ गया। उन्होंने सुधा को अपनी चारपाई से नीचे उतार दिया और कहा, बड़ा अपराध किया मैंने, ले जाओ अपनी लाडली को, जहाँ ची चाहे राखो, मैं तो सतीली माठारी, कौन सा बड़ा जस मिलने को है। सुधा गिरकर हाय हाय करने और रोने लगी। भैया तो चुप रहे, परंतु मुझसे न सहा गया। मैं जाकर उसे उठा ले आई, परंतु वह चुप क्यों होने लगी। बराबर घंटे 1.5 घंटे तक रोती रही। जब बिल्कुल थक गई तो सिसकते सिसकते बड़ी मुश्किल से सोई। मेरी आंखों में से तो सारी रात नींद न आई। मैं पड़े पड़े अभागी सुधा के भाग्य की चिंता करने लगी। बेचारी की माँ तो है नहीं, एक प्यार करने वाली चाची है, उसका प्यार भी उसे बदा नहीं। दुर्भाग्य के नक्षत्र की तरह यह भी माता कहाँ से उदय हो पड़ी। क्या सचमुच ही यह अबोध सुधा के जीवन में कांटे बो देने के लिए आई है? अभी कुछ दिन पहले सारा परिवार एक था, कितनी जल्दी सब बारह बाट हो गए। भैया देवधर कहीं गए, बड़े भैया कहीं गए। यह सब क्या हो गया? क्या इसी परिणाम के लिए बचपन से सब एक साथ प्रेम से रहे थे? बड़े भैया क्या सोचते होंगे? छोटी भाभी आज कितनी उदास होंगी। बड़ी भाभी के हृदय पर कैसी गहरी चोट लगी होगी। मझली भाभी देखने में भोली भाली, किंतु कैसी विकट और अपूर्व है। इतना सब करके भी कैसी बेफिक्री से सो रही है। क्या इनके हृदय में जरा भी सहानुभूति और शील नहीं है? मेरी विचारधारा तब टूटी जब भैया श्रीधर लालटेन जलाकर कुएं से जल निकालने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हो रहा है? भैया तो कभी इतनी सवेरे न उठते थे, आज क्या बात है? शायद कल के कांड ने उसी प्रकार उनके हृदय को भी सारी रात मता है जिस प्रकार मेरे। परंतु तो भी इतने तड़के उठने का कारण क्या है? मैंने पूछा, क्यों भैया, क्या बात है, इतनी रात गए, क्यों उठ गए? भैया भीतर से अत्यंत मुलायम स्वर में उत्तर दिया, आज रामू को देखने जाने का विचार है। प्रभात से पूर्व ही वे शरीर पर एक चद्दर डालकर निकल गए। मुझसे भी ना रहा गया, मैं भी उठ बैठी। कल के पड़े हुए काम को कर डालने की इच्छा थी, पर हृदय कुछ बेचैन सा हो रहा था। किसी काम में जी ना लगता था। मजली भाभी उठकर उस सब सामान को ठीक कर रही थी जो बड़ी भाभी के जाते समय छोड़ जाने से अब तक फैला हुआ पड़ा था। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे उनके लिए कुछ भी हुआ ही ना हो।
पूरी बेफिक्री से वे अपने हाथों एक एक वस्तु को रख रही थी, शायद अपने स्वामित्व और अधिकार को प्रत्येक वस्तु के साथ संलग्न देखना चाहती थी। परंतु जड़ वस्तुएं उनके मनोभाव का उचित आदर न पा रही थी, क्योंकि उसी बीच 2-4 ने गिरकर आत्महत्या कर ली। कई चीनी के प्याले टूट गए और 2-3 कांच टुकड़े टुकड़े हो गए। तथापि वे अपने अधिकार को जमाने में लगी रही। धीरे धीरे दिन चढ़ाया। सुधा अभी तक उठ नहीं सकी थी। मैं अकेली कब तक क्या करती? उठकर सुधा को ही जगाने चल पड़ी। पर यह क्या, सुधा तो बुखार से तड़प रही थी, शरीर जल रहा था, सांस जोर जोर से चल रही थी, कभी कभी चौंक पड़ती थी। अनायास मेरे मुंह से निकल पड़ा, अरे इसे बुखार कब से हो गया? परंतु मेरी बात का उत्तर कौन देता? मेरा प्रश्न तो वायु में ही लीन हो गया। अब क्या करूं? मेरे सामने यही एक प्रश्न था। क्या भाभी से कहूं कि वे क्या कर लेंगी? वे तो छोटी भाभी से ही उसे छीन भर सकती थी, उस तरह विमाता के अधिकार को जता सकती थी। इससे अधिक क्या करती? मेरा जी नहीं हुआ कि उनसे कुछ कहूं। अतः मैं जीने पर चढ़ गई और मोती की माँ को पुकारा। मोती की मैं ऐसे ही अवसरों पर याद आती थी। बेचारी झटपट आ खड़ी हुई। कहो बिटिया। मैं बचपन से ही इस वृद्धा मोती की माँ को मौसी कहती थी। मैंने कहा, मौसी घर में आज कोई नहीं है, सुधा को बुखार चढ़ाया है, जरा भैया देवधर को बुलाना है। अच्छी बात है, मैं बुला देती हूँ, कहकर मोती की माँ चली गई। परंतु थोड़ी ही देर लौट आई और बोली, छोटे बाबू घर में नहीं है। कहाँ गए हैं? बहू ने कहा, मालूम नहीं कहाँ गए हैं। तो मैं और कुछ नहीं पूछा? और तो कुछ नहीं पूछा, मोती की माँ ने कहा। तुमने भी कुछ ना कहा? मोती की माँ ने इतना ही कहा था कि घर पर कोई नहीं है, सुधा को बुखार चढ़ गया। इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, मोती की माँ कहकर चली गई। मैं मन ही मन सोचने लगी, छोटी भाभी ने कुछ नहीं पूछा, सुधा को बुखार चढ़ गया है, यह जानकर भी वे चुप रही, तनिक भी चंचल ना हुई। उनकी इस चुप्पी में क्या उनके हृदय की हलचल व्यक्त नहीं होती? क्या मौन रहकर भी उन्होंने अपनी व्यग्रता और अस्थिरता का संदेश नहीं भेजा है? अवश्य ही वे तिलमिला रही होंगी। इसी कल्पना में मैं डूबी देर तक बैठी रही। मुझे लग रहा था कि भैया देवधर आते आते तब आए अब आए, भाभी उन्हें आते ही भेजेंगे। किंतु धीरे धीरे 10 बज गए, ना कोई आया ना कोई गया। संध्या को 5 बजे भैया श्रीधर लौटे। मैं सुधा के पास थी। बुखार का जोर का त्यों ही बना हुआ था। मैंने सुधा को पुकार कर कहा, सुधा सुधा देख कौन आया है। भैया मेरा कंठस्वर सुनकर उधर ही चले आए। बोले, सुधा शाम से ही सो जाती है? मैंने कहा, सो कहाँ जाती है, आज तो सवेरे से ही बुखार में पड़ी है, दिन भर सिर तक नहीं उठाया। जरा देखो तो भैया अब क्या हाल है। अरे बुखार तो उसे आना ही था, रात कितनी देर तक खुली पड़ी रोती रही। मैं चुप रही। सुधा के माथे पर बैठी हाथ फेरती रही। भैया आए, सुधा का हाथ देखा, बोले, बुखार तो तेज है, इसे कुछ दिया है? मैंने सिर हिलाकर जताया, नहीं। अब भाभी भी आकर खड़ी हो गई। दिन भर शायद मुझसे बचने के लिए इधर उधर के कामों में लगी रही थी। भैया ने भाभी की ओर ध्यान न देकर पूछा, छोटी बहू को कहला दिया था? छोटे भैया को बुलाने के लिए मोती की माँ को भेजा था, परंतु वे घर पर मिले ही नहीं। भैया, मैं अभी जाता हूँ छोटी बहू के बिना। मैंने देखा छोटी बहू को बुलाने ये क्या जाएंगे, यदि वे ना आई तो उन्हें बुरा लगेगा। दिन भर बाद घर में पैर दिया है, आते ही झंझट में इन्हें डाल देना ठीक नहीं। यही सोचकर मैंने कहा, भैया आप ना जाए, उन्हें खबर तो हो ही गई है, वे खुद आ जाएंगे, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत भी नहीं, बुखार है उतर जाएगा, बात क्या है। भैया ने कुछ ना कहा, परंतु वे गए नहीं। उस रात भी सुधा बुखार में तपती रही। कितनी बार भाभी भाभी कहकर पुकारा, पर निष्ठुर भाभी ने उसकी खबर तक ना ली। मैं बैठी सोच रही थी, भगवान तुम सुधा को लेकर क्या करोगे? तुम्हारी इतनी बड़ी सृष्टि में क्या ऐसा एक खिलौना नहीं है जिसे लेकर तुम अपना मन बहलाओ? इस छोटी सी बच्ची को तो रहने दो। अगर इसे लेना ही था तो उस समय ले लेते, जब माँ उसे छोड़कर चल बसी थी। उस समय तो तुमने उसे स्वास्थ्य प्रदान किया। अब जब उसके चारों ओर मोह मंदिर खड़ा हो गया है, तब तुम उसे जबरदस्ती छीन लेते हो। इसे कौन आपका न्याय कहेगा? जब जगत के स्वामी के हाथों ही अन्याय हो तो दुनिया में न्याय की किससे आशा करे? मछली भाभी काढ़ा औटाकर ले आई और बोली, काढ़े का समय हो गया, हटो तो पिलाऊं। मैं खिसक कर बैठ गई। आज सुधा के बुखार को 7वां दिन है। 2 दिन तो मेरे सिवा सुधा को हकीम और डॉक्टर का परिचर्या करने वाला कोई ना था, पर तीसरे दिन से मछली भाभी ने जैसे चोला बदलकर उसका सारा भार अपने ऊपर ले लिया। कारण कुछ मेरी समझ में नहीं आया, बल्कि पहले तो मुझे उनकी सद्भावना पर संदेह ही अधिक था, परंतु उनकी एक निष्ठा और अनन्यता ने मुझे
अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। जब से उन्होंने उसकी ओर चित्र दिया, तब से रात और दिन को एक कर दिया। छोटी भाभी से सुधा को छीनते समय उन्होंने जो अधिकार जताया था, उस अधिकार को पूरी तरह चरितार्थ करके दिखा देने में जैसे वे सब कुछ भूल गई। इतने पर भी सुधा की दशा बिगड़ती जा रही थी। इसलिए मुझे सुधा का जीवन सुधा के लिए थोड़ा, परंतु मजली भाभी के लिए अधिक आवश्यक मालूम पड़ता था। और इसी कारण आज रोगी के पास एकांत में थोड़ी देर बैठकर मैं भगवान के निकट आत्मनिवेदन कर रही थी। कहते हैं भगवान अंतर्यामी है, हृदय की आंतरिक अभिलाषा को वे जानते हैं। जानते ना होते तो अखंड तपस्विनी की तपस्या को सफल क्यों करते। 8 रात दिन पलक नाक लगाकर भाभी ने अपूर्व अनुष्ठान किया, वह क्या खाली जा सकता था। 11वें दिन सुधा का ज्वर उतर गया। उसकी हड्डियों में प्राणों को छोड़कर वह भयंकर बला टल गई। भाभी के रूखे केशों में आज स्निग्धता है। उनके चिंतित मुखमंडल पर वह आवरण दूर होकर आज एक आभा झलक उठी। आज ही उन्हें वस्त्रों और अपनी वेशभूषा की ओर ध्यान देने का अवकाश मिला। अपने 2-4 आचरणों से उन्होंने मेरे हृदय में जो स्थान घेर रखा था आज बदलना पड़ा। इन्हीं वस्त्रों में तब भी वे कुछ और लगती थी, परंतु आज कुछ और लगती हैं। सुधा के पास बैठकर जब वे प्यार से बोली, कैसा जी है बेटी, तब मुझे लगा कि जैसे सुधा की माँ का कंठ है। आकस्मिक और असंभव परिवर्तन का कोई आधार ना था। अनेक यह करके भी उसका समाधान मेरे जी में ना उठता था। बड़ी भाभी के जाते समय और छोटी भाभी से सुधा के संबंध में बात करते समय जो मजली भाभी मैंने देखी थी, वह अब कहाँ थी। जैसे इतने ही दिनों में उनकी वह असली रूप अपनी छाया मात्र छोड़कर कहीं चला गया। अनेक ऊहापोह करने पर भी कोई अनुसंधान ना लग सका। मैंने आखिर यही निश्चय किया कि मनुष्य का चरित्र एक पहेली है। उसकी भूल भुलैया को समझने का दावा इस संसार में कोई नहीं कर सकता।